आज हमारे बीच में बहुजन समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही चर्चित नाम गंगाराम अंबेडकर। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। सर, थोड़ा सा अपने विषय में बताएं। नमस्कार, मैं गंगाराम अंबेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद, पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सर, आज मैं ये देख रहा हूँ कि आज तारीख है 2021 तारीख, और पीछे जनता हमारी बैठी हुई है। और इस जनता के मन में कहीं ना कहीं ये विचार है कि पिछले 2020 में कोरोना का काल आया था, यानी कि पहला लॉकडाउन लगा हुआ था। सबसे पहले बात ये करते हैं, क्या ऐसा फिर से संभावित है? लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, क्या ये आशंकाएं जारी हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा ऐसा? देखिए, 22 मार्च 2020 को पूरी दुनिया में जिस तरह वैश्विक महामारी कोरोना ने अपने पैर फैलाए थे, तो उसको लेकर के हमारी भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की थी और देश के सामने लॉकडाउन 22 मार्च को लागू किया था। पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री को अपना संरक्षक मानकर उन्होंने लॉकडाउन का पूरा पालन किया। अपने कारोबार, अपने जो व्यवसायिक उपक्रमों को बंद करके रखा, स्कूल बंद किए गए, फैक्ट्री बंद हो गई, लोग घरों से नहीं निकले। लेकिन उसी बीच में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताली एवं थाली बजवा करके इस कोरोना वैश्विक महामारी को विदा करने के लिए जनता से अपील किया, तो हमको तो उसी समय शंका लग गई थी कि ये कोरोना नाम के इस वायरस के माध्यम से कहीं न कहीं एक राजनीतिक साजिश है, जिससे वो अपना कुछ न कुछ राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उसी कोरोना के बीच में राम मंदिर का शिलान्यास, उसी कोरोना के बीच में मध्य प्रदेश की सरकार में परिवर्तन, उसी कोरोना के नाम पर तमाम जनता के खिलाफ, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला हो, चाहे किसानों के खिलाफ जो ये 3 काले कानून बिल लाए गए हैं, तो सरकार ने किसानों के साथ साथ नौजवानों, बेरोजगारों के साथ एक बड़ा धोखा किया है, व्यापारियों के साथ एक बड़ा धोखा किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह किसान बिल को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान आंदोलित है, लगातार करीब 150 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुआ है, तो शायद सरकार उस आंदोलन को रोकने में नाकाम साबित हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी के नाम पर उस किसान आंदोलन को सरकार बंद करना चाहती है, ठप करना चाहती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार तो ये कह रही है कि ये जो हम बिल लेकर के आ रहे हैं ये किसान के हित में है। तो ये कैसा हित में है? अगर किसान के हित में होता तो किसान लगातार 150 दिन तक जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो ये आंदोलन क्यों करता? इसका मतलब है कि ये बिल किसानों के खिलाफ है, और किसान इस बिल को जब पूरी तरह से समझ लिया है तभी तो आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। अगर ये अच्छा बिल होता तो किसान इसका स्वागत करते, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर किसानों की जमीनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपने की एक साजिश है। सर, सरकार निजीकरण की बात करती है, और अभी हम ये देख रहे हैं कि लोगों के मोबाइल पर और अन्य सोशल मीडिया और चैनल्स के माध्यम से ये लोगों में संदेश जा रहा है कि 31 मार्च के पहले सभी लोग अपनी अपनी 8 ऐसी बैंकें हैं जिनका निजीकरण कराया गया है। आपको क्या लगता है, इस निजीकरण से सरकार को कितना फायदा होगा या जनता को फायदा होगा? इन दोनों में क्या? जब गांव गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा जब शिक्षा हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी चाकरी में, रेलवे में, ओएनजीसी में, भेल में, गेल में, इंडियन ऑयल में तमाम बड़े बड़े पदों पर जब आसीन हो गए, तो उनकी खोपड़ी और झोपड़ी की तस्वीर बदल गई। यह इस देश की जो चंद चालाक लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि आम आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी अच्छी उसकी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, उन्नति की तरफ बढ़े। इसलिए निजीकरण करके कुछ चुनिंदा जो कंपनियां हैं, उनके जो धन्ना सेठ मित्र हैं, उनको व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ये जो बड़े बड़े सरकारी रोजगार देने वाले जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, उनको निजी हाथों पे सौंपकर एक तो आरक्षण को देश से समाप्त करना चाहते हैं, दूसरी तरफ गरीब मजदूर के बेटे को वो सरकारी नौकरियों में जाने का रास्ता रोक देना चाहते हैं। तो सरकार की एक घिनौनी साजिश है, एक संविधान विरोधी साजिश है कि भारत सरकार के जो अच्छे उपक्रम थे वो निजी हाथों को सौंप करके वो देश के साथ एक विश्वासघात कर रहे हैं। अगर निजी हाथों पर, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में जितने, चाहे वो सरकारी एजेंसियां, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों, चाहे हमारे पुलिस के जवान हों, चाहे सेना के जवान हों, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, वही लोग कोरोना वायरस के रूप में जनता के साथ खड़े नजर आए।
न तो कोई निजी अस्पताल उनकी मदद करता नजर आया, न तो कोई निजी संस्थाएं मदद करती नजर आई। इसलिए जो सरकारी संस्थाएं हैं वही देश की आपदा से लड़ सकती है, वही देश को आगे ले जा सकती सर, है। मौजूदा आने वाले टाइम पर 2022 में अभी विधानसभा का चुनाव, इस चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार, बहुत सारे दावेदार होंगे। अगर आपकी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, किस तरीके से जनता से कोई ऐसा संदेश देना चाहेगी कि आने वाले टाइम पर लोग आंखें खोल करके वोट करें, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से 15 मार्च 2017 को हमने नाता तोड़ करके इस देश में एक सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से, देश में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से, देश के जो मुरझाए हुए लोग हैं उनके अंदर एक नई चेतना, नई रोशनी पैदा करने के लिए हमने 26 मार्च 2017 को एक बड़े राष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन मिशन सुरक्षा परिषद की स्थापना किया है। उसको हम 4 वर्षों से लगातार पूरे देश के उन तमाम कमजोर वर्गों के अंदर बढ़ाने में, उनको लोगों को तैयार करने में लगे हुए हैं। और जहां तक सवाल उठता है कि हम क्या करना चाहते हैं, मिशन सुरक्षा परिषद के जो तमाम पदाधिकारी, जो उनके साथ साजिश हो रही है, उनके साथ बेईमानी हो रही है, उनको गुलाम बनाने की जो षड्यंत्र चल रहा है। मिशन सुरक्षा परिषद जिसके गठन की आप बात करते हैं, तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी का एक पार्ट है या अलग कोई हिस्सा है या? बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। मिशन सुरक्षा परिषद एक सामाजिक परिवर्तन का राष्ट्रीय आंदोलन है। तो मिशन सुरक्षा परिषद और बहुजन समाज पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि हर राजनीतिक काम जो होता है राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर होता है, और हर सामाजिक आंदोलन का काम समाज के नफे नुकसान के आधार पर होता है। तो हमारा जो संगठन है वो एक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है। तो राष्ट्रीय सामाजिक संगठन होने के कारण हम देश में जो अम्बेडकरवादी सोच है, जो इस देश की मानवतावादी विचारधारा है, इसको जन जन की विचारधारा बनाने के लिए जो जातियों के आधार पर जो तोड़े गए लोग हैं, गिराए गए लोग हैं, सताए गए लोग हैं, उनको खुद से एक प्लेटफार्म देने की हमने कोशिश की है। और उसमें अब तक देखते देखते 4 वर्षों में करीब देश के 24 सूबों में 580 जनपदों में करीब 10 लाख लोगों का एक विशाल समूह हमने बनाने में कामयाबी हासिल की है। जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश है उनमें भी हमारा संगठन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिसका इरादा नेक होता है उसके रास्ते ऑटोमेटिक अपने आप निकल आते हैं। तो हमारे संगठन के लोगों का इरादा बहुत बुलंद है, इरादा बहुत अच्छा है। एक मिशनरी भावना के तहत हम लोगों को तैयार करने में लगे हैं। ये संगठन हमारा पूरे देश में बड़ी तेजी के साथ फल फूल रहा है। ये थे गंगाराम अम्बेडकर जी, जिनकी बातचीत आपने सुनी। परिचर्चा अभी जारी रहेगी। बने रहिए समाचार नेशन न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। नमस्कार।